नमस्कार। आज हम बात करेंगे मिशन समुद्रयान पे, जो भारत सरकार ने फाइनली लॉन्च कर दिया, जिसकी बात वो बहुत पहले से मतलब 2021 से अगर प्रिसाइजली बोलूँ तो वो कर रही थी। तो समुद्रयान क्या है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो आइए एक-एक करके समझते हैं। तो मिशन समुद्रयान जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस अर्थ साइंस के अंतर्गत ये जो एनआईओटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा फुलफिल किया जा रहा है। सारा क्रेडिट आप चाहे तो इस इंस्टीट्यूट को दे सकते हैं। अब थोड़ा एनआईओटी के बारे में जान लेते हैं। ये स्टैब्लिश किया गया था 1993 में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये आता है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसको इसलिए स्टैब्लिश किया गया था कि जो हमारा समुद्र में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो हर कंट्री का होता है। आपके कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक सी में वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, जिसमें वो कंट्री एक्सप्लोरेशन या कुछ भी मतलब फिशिंग वगैरह जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कर सकती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कोस्ट से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक सी में। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, मतलब समुद्रयान के तहत क्या हुआ कि समुद्रयान के तहत कन्याकुमारी से 1500 किलोमीटर दूर हमने इस ऐसा ही जो गोल दिख रहा है ना, ऐसा एक गैजेट लेकर के आदमी को समुद्र के अंदर भेजा। अब ये सारा चक्कर क्या है ये सोचिए। जो मिशन समुद्रयान था ना, उसको 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम समुद्र के अंदर के मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और जो भी निकल, क्रोमियम वगैरह मिलता है उसके बारे में हम पता लगाएंगे। इस पे कॉर्पस रखा गया था 4077 करोड़ का, जो 21 से 24 तक मतलब 5 साल में खर्चा होना है। तो 21 से 24 तक आपका 2823 करोड़ तक खर्चा होगा। इसमें काम कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपके कर रहे हैं? तो इसरो कर रहा है, आईआईटीएम मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और डीआरडीओ। अब सोचेंगे कि डीआरडीओ, इसरो का क्या काम है? तो इसरो वगैरह मतलब आपका समुद्र में जाने का समय, उस पर सर्विस लॉन्च वगैरह रखेगा। ये आपका वेदर और क्लाइमेटिक सिचुएशन बताएगा। डीआरडीओ वो आपको गैजेट देगा, सिर्फ घूमने के लिए थोड़ी जाना है। उसके रोबोटिक्स आर्म्स होंगे जिससे आप सोयल सैंपल या कोई मिनरल सैंपल, रॉक सैंपल ये कलेक्ट कर सकते हैं। इसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000। अब ये मत्स्य 6000 रखने का क्या है, तो आप इंडियन ओशियन और जितना भी इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना कोस्टल एरिया में, उसकी जो एवरेज हाइट है ना, इससे ज्यादा नहीं है 6000 तक। तो हम अगर वहां तक डुबकी लगा सकते हैं तो हम सारा चीज पता कर सकते हैं। और उसका ट्रायल भी हो गया। मैंने अभी बताया, कन्याकुमारी से 1500 किलोमीटर समुद्र के अंदर जाकर के हमने ये सारा चीज देखा 14 दिन पहले। इस मत्स्य 6000 जो है ना, ये पूरा बॉडी जो है टिटेनियम का बना हुआ है। ये पूरा बॉडी जो है टिटेनियम का बना हुआ है, जिसको डेवलप कौन किया है? डीआरडीओ। डेवलप कौन किया है? डीआरडीओ। लेकिन ये अंतर्गत किसके काम करेगा? एनआईओटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनिक टेक्नोलॉजी के अंदर ही वो काम करेगा। उसको उसी तरह से वही डेवलप कर रहा है। लेकिन ऊपर वाला जो सेल है ना, वो पूरा प्योर टिटेनियम का बना हुआ है, क्योंकि जैसे ही आप नीचे जाते हैं ना, प्रेशर 100 टाइम्स 200 टाइम्स ऐसा बढ़ जाता है जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे। तो उस प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए इसको टिटेनियम का पूरा ये स्फेरिकल सेल बनाया गया। इसके 60% जो पार्ट है ना, वो इंडिजेनस है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब 40% पार्ट्स क्या, टेक्निकल इशू वगैरह ये सब लेकर के आएंगे। ऐसा कोई कंट्री पहले कर पाया है? बिल्कुल। यूएस, रसिया, जापान और चाइना। यूएस, रसिया और जापान, चाइना ये सारे एक्सप्लोर करते हैं और वो इस तरह के गैजेट का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो एनआईटी जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी है, वो इन सारी कंट्री से भी कंसल्ट कर रहा है कि क्या क्या और रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या हमको ख्याल रखना है। ऐसा एनआईओ2 यहीं पे नहीं रुका, वो और भी बहुत कुछ कर रहा है। देखिए, डिसेलिनाइजेशन अभी हाल फिलहाल में एनआईटीओ ने मतलब ये तो आज लॉन्च हुआ, मतलब आज पता चला। इससे पहले मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने एक और कारनामा करके दिखाया था। एक्चुअली क्या है ना कि जो हमारा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, वहां पे ऐसा वाटर सप्लाई वगैरह ऐसा छिदर बिदर देख रहे हैं, छोटा छोटा है ऐसा हॉर्सू की तरह। ये क्या चीज के बने हुए हैं ये आइलैंड? ये आइलैंड डाई एटम्स ऐसा समुद्री जीव होते हैं जो एक के ऊपर एक बन करके ऐसा पत्थर टाइप का हो जाता है, वही जमते जमते बाहर निकल आता है। तो वैसा ही ये आपका लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप के आइलैंड ऐसे स्केटर्ड फॉर्म में है। और इस पे जो 10,000 आबादी के, जैसे कारावाटी में 10,000 लोग रहते हैं। ज्यादातर यहाँ की पॉपुलेशन मुस्लिम है। ज्यादातर पॉपुलेशन क्या है? मुस्लिम। तो वहां पे ना पोर्टेबल वाटर, प्योर वाटर पीने के लिए बहुत परेशानी होती थी। तो अभी वहां पर एक जो सारे आइलैंड पे है, वो डीजल से चलने वाला आपका आरओ सिस्टम है। और आरओ समझने के लिए आपको ओस्मोसिस समझना पड़ेगा। ओस्मोसिस हम उसको कहते हैं ना, जिसमें सॉल्वेंट का फ्लो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। और यहाँ कंसंट्रेशन का मतलब है कि मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं। अगर आप सॉल्यूट की नजर से देखिएगा तो जिधर में ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन से पानी आएगा।
तो सी वाटर में नॉर्मली 35 ग्राम पर लीटर आपका सॉल्ट डिजॉल्व रहता है, जिसको हम बोलते हैं टीडीएस। क्या बोलते हैं? टीडीएस। पोटेबल वाटर जो हम पी सकते हैं उसका मार्जिन तय किया गया है 100 मिलीग्राम से 600 मिलीग्राम तक। अगर 1 लीटर में रहे टीडीएस तो आप उस पानी को पी सकते हैं। अब डिसैलिनाइजेशन का मतलब यही होता है कि पानी में से टोटल डिजॉल्व जो सॉल्ट है उनको निकालना। और वो जो हम समुद्र का पानी बहुत सारे सीप या आइलैंड पे जो यूज होता है, बहुत सारी कंट्री भी कर रही है। इजराइल का तो ये मेन सोर्स है वाटर का। दुनिया में पूरा ये डिसैलिनाइजेशन जो मशीन है वो 18,000 के करीब है, जिसमें 50% 9,000 सिर्फ इजराइल में काम करती है। वो पूरा पॉपुलेशन उनका समुद्र का पानी ही पीता है। तो मैं बात कर रहा था ओस्मोसिस का। तो सॉल्वेंट ना लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ बढ़ता है। ये हुआ आपका नेचुरल प्रोसेस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। तो ये हुआ आपका नेचुरल प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। चना को पानी में भिगोते हैं ना रात को खाने के लिए, तो वो ओस्मोसिस करता है। ठीक है, ओस्मोसिस से वो फूल जाता है। अगर हम हायर कंसंट्रेशन की तरफ कोई प्रेशर लगा दे फिजिकल, तो पानी उल्टा बहने लगेगा। पानी उल्टा बहने लगेगा तो उसी को बोलते हैं हम रिवर्स ओस्मोसिस। आपने घर में जो देखा, जो आप आरओ सिस्टम बोलते हो, उसका मतलब होता है रिवर्स ओस्मोसिस। उसमें यही प्रक्रिया होती है। तो रिवर्स ओस्मोसिस समझ गए। ये जो प्रोसेस है ना समुद्र में फिल्टर करने का, समुद्र के पानी को फिल्टर करने का, ये काफी कॉस्टली है। ये काफी कॉस्टली है क्योंकि हमको एक्स्ट्रा एनर्जी खर्चा करना पड़ता है इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनिक टेक्नोलॉजी यहीं पे काम किया। उसने ले आया एलटीटीडी, लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनाइजेशन। लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनाइजेशन, तो यानी कि किन दो प्रोसेस से आप इसको पूरा कर सकते हैं। सी वाटर को आप फिल्टर कर सकते हैं, तो एक ओस्मोसिस, अब एक है एलटीटीडी, लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि पानी का जो 2000 मतलब समुद्र की गहराई में 2000 से और 1000 फीट के नीचे का जो पानी होता है ना, वो नॉर्मली ठंडा होता है सरफेस वाटर से। उनका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो हम क्या करते हैं, सरफेस वाला पानी को पंप करके एक बॉक्स में भरते हैं, ऐसा एक कंटेनर इसमें भरते हैं, वैक्यूम लगा करके उसका प्रेशर जो है ना बॉक्स का, उसको काफी कम कर देते हैं। आप ये जानते हैं कि हम जब हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं तो वहां का बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बहुत कम हो जाता है। मतलब ये कहा गया है कि 30 डिग्री पे ही पानी आपका उबलने लगेगा और वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि 100 डिग्री पे पानी, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये कतई नहीं है कि 100 डिग्री पे पानी बॉयल करता है। वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन सी लेवल पे ही 100 डिग्री पे बॉयल करेगा। लेकिन जैसे ही आपका अल्टीट्यूड बढ़ जाएगा या किसी तरह से आप यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को थोड़ा डिक्रीज कर दो, तो आपका पानी बहुत लो टेम्परेचर पे बॉयल होने लगेगा। तो इसमें हम यहां तक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, उसका प्रेशर इतना कम कर देते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी बॉयल होने लगता है। और उसके बाद जो हमारे गहराई वाला पानी है ना, उसको पंप करके इस वेपर को कंडेंसेंस करके हम फ्रेश वाटर कलेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा? ये कॉस्ट इफेक्टिव है और कोई पॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन ऐसा सी वाटर को डिसैलिनाइज करने से कोई साइड इफेक्ट है? तो बिल्कुल है, क्योंकि हम जब ये डिसैलिनेशन प्रोसेस करते हैं तो जो पानी जो कंसंट्रेशन वाला बचा रहता है, मतलब इसमें जो वेपराइजेशन के बाद जो थोड़ा सा लिक्विड बचा रहेगा, उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। उसको हम वहाँ पे डिस्चार्ज कर देते हैं समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे का जो उसका एम्बियंट इन्वायरमेंट है ना, वो चेंज हो जाता है, जिससे वहाँ पे फिश वगैरह या मेरीन कल्चर या मेरीन ग्रासेस वगैरह कम उगती है। तो बस यही है। और वर्ल्ड में 18,000 ऐसा डिसैलिनाइजेशन प्रोसेस से चल रहा है, जिसमें इजराइल नंबर 1 पे है। इजराइल का मेन सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर जो है आपका डिसैलिनाइजेशन प्रोसेस से ही आता है, जिसमें मैक्सिमम अभी आरओ है, क्योंकि ये रिलेटिवली एक न्यू टेक्नोलॉजी है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।